चलिए, तो अभी अभी हमने कंप्लीटली ये समझ लिया कि मोल क्या होता है, मोल हम सब्सटेंस के कितने अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व कर लिए, सिंपल कुछ न्यूमेरिकल, एकदम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी बस समझने के लिए कि क्या होता है। अब मैंने आपसे कहा था कि हम मोल को मास से भी रिलेट करेंगे, ठीक। तो अब समय आ गया है कि हम ऐसा काम करें। तो मोल को मास से रिलेट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। उन टर्म्स में से एक टर्म होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास देखिए, जब अगर हम बात करें कि एटॉमिक मास का मतलब क्या, तो समझिएगा ध्यान से। किसी भी एटम के एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है, किसी भी एलिमेंट का सिर्फ एक एटम, एक सिंगल एटम का जो मास होता है, उसे हम कहते हैं उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। समझ में आई? सपोज कर लो मेरे सामने एलिमेंट कौन है, सोडियम। अगर मैं सोडियम के एक एटम निकाल लूँ बाहर, ऐसे सोडियम का मैं एक एटम बाहर निकाल लूँ और इस एक एटम का मास अगर कितना है, x है, इस एक एटम का मास कितना है, x है, मैं बोलूँगा कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, x है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, x है। मतलब ये कि किसी भी एलिमेंट के एक सिंगल एटम का जो मास होता है वही उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सिंपल। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि हर चीज को मेजर करने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। मास को हम इससे पहले किस में मेजर कर रहे थे, किलोग्राम में। तो एटॉमिक मास को भी हम किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। एटॉमिक मास को किलोग्राम में मेजर करना कन्वीनियंट इसलिए नहीं है बिकॉज एटम यार इतने छोटे होते हैं ना कि हमको दिखते भी नहीं है, इतना छोटा पार्टिकल। अब उसका मास आप सोचो कितना होगा, बहुत ही कम। और किलोग्राम रिलेटिवली एक बड़ी यूनिट होती है मास की। सोचो 1 किलो चीनी का वेट जो होता है उसको एटम से अगर रिलेट करो तो भाई उसके कंपैरिजन में तो ये मास का पहाड़ है। बिल्कुल सही है ना। तो एटॉमिक मास को इन किलोग्राम मेजर करना कन्वीनियंट नहीं होता हमारे लिए। इस वजह से हम एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए एक डिफरेंट यूनिट का सहारा लेते हैं और जिसे हम क्या नाम देते हैं, AMU। क्या हम इसे बोलते हैं, AMU। एटॉमिक मासेस हम किस में मेजर करते हैं, AMU के टर्म्स में। AMU का पूरा नाम क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आई बात? AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, ये इसका पूरा नाम हुआ। बट इन शॉर्ट आजकल हम इसे सिर्फ U से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, AMU की जगह अगर आपको कभी U भी दिखा मिले तो उसका मतलब आप एटॉमिक मास ही समझोगे। U का मतलब क्या होता है, U को कहा जाता है यूनिफाइड मास। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, ठीक है। एक टर्म आप समझ गए, एटॉमिक मास मतलब किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास होता है। एक एटम का मास हमेशा हम किस में मेजर करते हैं, मतलब एटॉमिक मास AMU में। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसे हम सिर्फ U मींस यूनिफाइड मास लिखकर भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एक AMU कितने मास के बराबर होता है, इसको भी हम रिलेट जरा अगर करें तो आप याद रखोगे 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स के बराबर। 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स के बराबर, ठीक है। ये बात एक बिल्कुल आपको एकदम दिमाग में चिपका लेनी, याद रखनी है ये रिलेशन। तो अब देखो यहाँ पे मास ये भी है और किलोग्राम में मास ये भी है, तो दोनों टर्म्स सेम ही है, बस ये AMU का रिलेशन है किलोग्राम से। समझ में आ गई बात? अब देखिए यहाँ पर, ये तो एटॉमिक मास की बात थी। हम एटॉमिक मास समझ गए कि एक सिंगल एटम का जो मास होता है वही क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। एक और टर्म है हमारे सामने, ये तो एटॉमिक मास हो गया। जब भी आप AMU कहीं देखना, पहचान जाना AMU या U, दोनों में से कुछ भी देखो आप पहचान जाओगे कि ये किसकी बात कर रहा है, एटॉमिक मास, या मुझे क्या दिया हुआ है, एक सिंगल एटम का मास दिया हुआ है, ठीक। अब देखो एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, ये तो सिर्फ क्या है, एटॉमिक मास। दूसरा होता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है।
ग्राम एटॉमिक मास का मतलब अब क्या हुआ, तो देखो एटॉमिक मास को हम लोग किस में मेजर कर रहे थे, एएमयू में। मतलब इन केस ऑफ एटॉमिक मास को किस में मेजर किया जा रहा है, एएमयू में। यहाँ देखो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर जो एटॉमिक मास है वो किस में मेजर किया जा रहा है, ग्राम्स में। ये किस में मेजर किया जा रहा है, ग्राम्स में। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो आखिर कितने का मास होता है। जैसे एटॉमिक मास तो किसी भी एलिमेंट के एक सिंगल एटम का मास है, या ये किसका मास है, एक सिंगल एटम का। ऐसे हम लिख दें यहाँ पर मास ऑफ सिंगल एटम, सिंगल एटम। बट अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास सिंगल एटम का मास नहीं होता। जब भी आपको कहीं पर ग्राम एटॉमिक मास लिखा हुआ दिख जाए आप समझ जाओगे ना कि ये होता है एक मोल एटम्स का मास। किसका, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, मास ऑफ 1 मोल एटम्स। समझ में आ गई बात। जब भी कहीं आपको ग्राम एटॉमिक मास लिखा हुआ दिखा मिले आप तुरंत ही समझ जाओगे कि ये कितने मास की बात कर रहा है, एक मोल एटम्स के मास की बात कर रहा है। ठीक, और एक मोल में देखो कितने एटम्स होते हैं, Na एटम्स होते हैं। Na एटम्स, Na की वैल्यू कितनी, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, तो इसका मतलब एटॉमिक मास तो एक सिंगल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है और इसे मेजर किसमें करते हैं, एएमयू में। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है किसी सब्सटेंस के 1 मोल एटम्स के मास को, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में। सॉरी, रिप्रेजेंट करना नहीं, जैसे यहाँ एएमयू में मेजर कर रहे थे मास को, और यहाँ पर मास हम किसमें मेजर करते हैं, ग्राम में। समझ में आई बात। तो जब भी कहीं ग्राम एटॉमिक मास लिखा मिले समझ जाओगे कितने एटम्स का मास कर रहा है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के मास की बात हमसे कर रहा है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलो एक और अच्छी चीज बताता हूँ, बहुत हेल्प करेगी आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। एकदम फटाक से देखते हैं। चलो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के एक एलिमेंट का मास जो होता है वो कितना होता है, 1 AMU। ठीक, हाइड्रोजन के एक एटम का, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, मतलब हम अब डायरेक्टली कह सकते हैं ना एटॉमिक मास मतलब हाइड्रोजन के एक एटम का मास। ठीक, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 AMU। ये कितने एटम का मास है, एक एटम का मास। अगर मैं आपसे पूछ दूं सिंपल सा एकदम, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि यार ये बताओ कि हाइड्रोजन के एक मोल एटम्स का मास कितना होगा, हाइड्रोजन के एक मोल एटम्स का मास कितना होगा, तो देखो आप बस सिंपली क्या करो ना, एक एटम का मास आपको मालूम है कितना, 1 AMU। इसमें AMU को हटा दो और उसकी जगह ग्राम लगा दो, 1 ग्राम। तो अब ये जो 1 ग्राम हो गया ना, ये हाइड्रोजन के एक मोल एटम्स का मास हो गया। एकदम सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल यार। 1 AMU अगर लिखा है मतलब ये कितने एटम का मास है, 1 एटम का, मतलब AMU में अगर दिया है, और अगर ये ग्राम में हो गया तो ये कितने एटम्स का मास हो जाएगा, 1 मोल एटम्स का मास हो जाएगा। ये 1 मोल यानी कि Na एटम्स के मास के बराबर हो जाएगा। इस चीज को आप न्यूमेरिकली भी समझ सकते हो, ठीक है, वह AMU और ग्राम को देखते हुए। अभी अभी मैंने आपको ये बताया था कि 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स के बराबर। और ये जो वैल्यू होती है आप याद रखोगे 1 में Na ग्राम के बराबर होती है। मतलब अब आपको एक रिलेशन यहाँ से और मिला कि 1 AMU जो होता है वो 1 में Na ग्राम्स के इक्वल होता है। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास, एक एटम हाइड्रोजन का जो है उसका मास कितना है, 1 AMU के बराबर। इतना समझ में आ रहा है। ये रिलेशन बस आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सा रिलेशन है, एकदम छोटा सा, लेकिन इतना यूजफुल है यार कि क्या बताऊं। ठीक, अभी देखो 1 एटम हाइड्रोजन का 1 AMU मास का होता है। अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन के Na एटम्स मतलब कितना, 1 मोल एटम्स का मास कितना होगा, तो आप बोलोगे Na इंटू में 1 AMU के बराबर। हाँ या ना,
बट यहाँ देखो यार 1 AMU जो होता है वो किसके बराबर है, 1/Na ग्राम के। मतलब यहाँ से मैं इस AMU को रिप्लेस करके इसकी जगह 1/Na ग्राम पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसके ही बराबर है। अब देखो Na से Na यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 1 ग्राम। इसका मतलब देखो कि Na एटम्स का जो मास आया हाइड्रोजन के वो कितना आ गया 1 ग्राम के बराबर, ठीक। और मैंने भी आपको अभी अभी वही बताया। तो इसका मतलब ये आपने देखा कि अगर किसी एटम का, किसी एलिमेंट का, सॉरी, एक एटम का मास मुझे मालूम है जो कि किसमें दिया हुआ है मुझे, AMU में। AMU को तुरंत बस AMU को ग्राम से रिप्लेस करते ही अब वो कितने एटम्स का मास बन जाएगा, 1 मोल एटम्स, यानी कि Na एटम्स का मास बन जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर एकदम। चलो फटाक से अब हम कुछ एटम्स के मास देख लेते हैं, ग्राम एटॉमिक मासेस, जो हम यूज करेंगे आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, ताकि हम मोल को मास से बड़े आसानी से रिलेट कर पाए। यहाँ पे हाइड्रोजन का तो आपको पता ही चल गया 1 ग्राम 1 AMU। अब मैं आपको बस ग्राम एटॉमिक मासेस बताऊंगा, क्योंकि आप उससे एक एटम का मास इजीली निकाल ही दोगे। अरे 1 AMU दिया है, उसको 1 ग्राम करो, 1 मोल का बन गया। तो अगर 1 ग्राम दिया होगा, ग्राम हटा के AMU लगाएंगे तो एक एटम का बन जाएगा, ठीक है। चलो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम के बराबर। मैं आपको क्या लिख के बता रहा हूँ, ग्राम एटॉमिक मासेस, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, GAM स्टैंड्स फॉर ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। इसी तरह से हीलियम की अगर हम बात करें, कुछ कॉमन एटम्स जो आप देखोगे उनके मैं आपको बता देता हूँ। तो हीलियम का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 ग्राम के बराबर, ठीक है। इसी तरह से लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम का होता है 7 ग्राम। बेरिलियम की बात अगर हम करें तो इसका होगा 9 ग्राम। बोरॉन की अगर हम बात करें तो इसका होता है 11 ग्राम। कार्बन का 12 ग्राम के बराबर। ये वैल्यूज आपको याद रखनी होगी कि किस एटम का ग्राम एटॉमिक मास, यानी 1 मोल एटम्स का मास कितना कितना होता है, ठीक है। कार्बन हो गया। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो इसका 14 ग्राम। इसके बाद ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम। आप एकदम केयरफुली अरेंज करते हुए लिखना, देख कर, ऐसा मत करना ऊपर नीचे इंटरमिक्स कर देना आपस में। ऑक्सीजन का मेरे लिए मास कितना होता है 16 ग्राम के बराबर। इसी तरह से अगर कुछ और जैसे कैल्शियम का हम देखें तो इसका 40 ग्राम। आर्गन का भी एटॉमिक मास कितना होता है 40 ग्राम के बराबर। ये दोनों आइसोबार्स होते हैं आपस में। इसके पहले हमने आइसोटोप्स डिस्कस किए थे जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। आइसोबार्स वो होते हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं, ठीक है। देखो इसका भी 40 ग्राम और इसका भी 40 ग्राम, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए आइसोबार्स। बस एक सिंपल कॉमन वर्ड है, इसके बारे में आगे अभी हमें चर्चा करनी है बहुत ढेर सारी। तो बस याद रखो नाम आइसोबार, जिनके मास नंबर आपस में कैसे हैं सेम है। और कोई अगर बच रहा हो, नियॉन लिख सकते हो आप 20 ग्राम। फ्लोरीन 19 ग्राम। सल्फर लिख लो 32 ग्राम्स। एल्यूमिनियम 27 ग्राम। इस तरह से फॉस्फोरस भी एक आप लिख सकते हो 31 ग्राम होता है फॉस्फोरस का। तो ये कुछ कॉमन एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मासेस हैं। इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी होगी, बिकॉज इनकी वैल्यूज आपको किसी प्रॉब्लम में गिवन नहीं होगी, खुद ही आपको इनकी वैल्यूज याद रखनी होती है। अगर कोई रेयर एलिमेंट देता है वो तो उसका एटॉमिक मास गिवन होगा, बट ये कुछ कॉमन है जो आप अक्सर देखते रहोगे तो इनका मास आपको प्रॉब्लम में दिया नहीं जाएगा, आपको खुद ही याद रखना है। समझ में आ गई बात, ठीक। तो ये हमने समझ लिया क्या एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के बीच का डिफरेंस, इसे नोट डाउन करो। फिर अब हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ओके, तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं मॉलिक्यूलर मास टर्म क्या होता है। हेडिंग आप सब भी लिखते चलिएगा साथ साथ में, मॉलिक्यूलर मास। ठीक, मॉलिक्यूलर मास ये जो टर्म है ना बिल्कुल सिमिलर टू है एटॉमिक मास के। बस देखिए डिफरेंस क्या है। एटॉमिक मास मतलब क्या था, मास ऑफ वन एटम, यही था।
उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक, किसी भी कंपाउंड के एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। समझ में आई बात? जैसे कुछ कंपाउंड्स मैंने आपको बताए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कुछ कॉमन कंपाउंड्स थे जो मैंने आपको बताए थे। तो अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है और किसी कंपाउंड का फॉर्मूला हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो उसके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है। मतलब CO2 कंपाउंड है तो CO2 कंपाउंड जो है ना, उसमें CO2 मतलब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम मिलके एक पूरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वही मॉलिक्यूल ही उस कंपाउंड का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गई ये बात? तो देखो, अब अगर CO2 का हमसे पूछे कि बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या होगा CO2 का, तो इसको कैलकुलेट करने का देखा तरीका मैं आपको सिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। 9th क्लासेस वगैरह में हमें सिखाया जाता है, एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ। CO2 का अगर मेरे से पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो देखो बस सिंपली हमें करना क्या है, मैं बोलूँगा इसमें एक कार्बन का एटम है तो 1 इंटू कार्बन का एटम एक, समझ में आ गई बात, प्लस लगाया। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, तो 2 टाइम्स क्या है, ऑक्सीजन का एटम, हाँ या ना, लिख दिया इतना। चलो यहाँ पे मैं m मान लेता हूँ, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, m। तो अब नाउ m इज इक्वल्स टू 1 इंटू कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, एक एटम का 12, लेकिन क्या AMU, समझ में आ गई ना, क्योंकि हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। तो ये किस में मेजर करेंगे, AMU में। jैसे हम एटॉमिक मास को किस में मेजर करते थे, AMU में, वैसे ही हम मॉलिक्यूलर मास को भी किस में मेजर करेंगे, AMU में। तो ये हो गया 1 इंटू में 12 AMU। ठीक है, या इसे हम सिंपली U लिखकर भी जैसे दिखा सकते हैं, तो मैं भी U ही लिख देता हूँ। अब देखो प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था ना ग्राम एटॉमिक मास, तो 16 ग्राम था ऑक्सीजन का। रिवाइज कर लो एक बार कॉपी, 16 ग्राम को बस ग्राम को AMU से रिप्लेस करो तो कितने का बन जाएगा, एक एटम का मास। तो अब 16 AMU कितने का मास हो गया, ऑक्सीजन के एक एटम का। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 12 1 जा 12U प्लस 16 2 जा 32U, ये दोनों अब ऐड कर दो आपस में, तो m इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 44U के बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44U यानी 44 AMU के बराबर होता है। ये तरीका है किसको कैलकुलेट करने का, मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने का। साथ ही और क्या याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक, इसको कैलकुलेट किस में करते हैं, AMU में कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आ गई बात? एकदम सिमिलर है एटॉमिक मास के, बस वहाँ एटम था, यहाँ पे क्या आ गया, मॉलिक्यूल आ गया। अब देखो इसी तरह से अगर एक और टर्म, पिछला टर्म हमारा क्या था, ग्राम एटॉमिक मास, तो अब यहाँ पर हमारे सामने एक नया टर्म है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मतलब बताओ, तो अब आई होप आप बता दोगे। जिस तरह से ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम्स का मास था, 1 मोल एटम्स का, याद आ रहा है ना, अभी इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल एटम्स का मास। उसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास। बिल्कुल करेक्ट। अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर मास बोले तो 1 मॉलिक्यूल का मास, लेकिन अगर वो बोलते ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो मतलब पूरे के पूरे 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
इसको हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं? इसको हम लोग ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को किस में कैलकुलेट करते हैं? ग्राम में। तो अब देखो यहाँ पे CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44U। तो अगर मैं आपसे इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछूं, GMM यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वो कितना हो जाएगा? बस AMU को हटाओ और ग्राम लगा दो, तो 44 ग्राम। ये क्या हो गया? उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि उसके एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास, यानी कि उसके Na मॉलिक्यूल्स का मास। कितने मॉलिक्यूल्स का? Na मॉलिक्यूल्स का। समझ में आ गई बात? ठीक। तो ये टर्म देखो यहाँ पे हमारे सारे क्लियर हो गए। एटॉमिक मास कितना का? एक एटम का मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब Na एटम्स, यानी एक मोल एटम्स का मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल मॉलिक्यूल्स, यानी कि Na मॉलिक्यूल्स का मास। समझ में आई बात? बिल्कुल आ गई। तो अब देखो यहाँ से ना, अब हम जाके मोल को रिलेट कर पाएंगे किससे? मास से। अब इजीली हमें ये समझ में आ जाएगा कि मोल और मास के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो रफ कर दो इसको, फिर हम आगे देखते हैं। चलो अब रिलेट करते हैं मोल को मास के साथ में। मोल रिलेटेड विद मास, ये दोनों में ऐसे बंधन बना दिया, बस ऐसे ही मजाक के लिए। तो मोल और मास को चलो कंबाइन करते हैं। रिलेशन एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। एक तो क्या? एटम, और दूसरा किसके लिए? मॉलिक्यूल्स के लिए। देखो ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, अगर मुझसे पूछ ले किसी एलिमेंट के कि बताओ इस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ है एटम्स, तो आपको बस सिंपली याद रखना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम बराबर होता है गिवन मास अपॉन में, गिवन मास अपॉन में जो एलिमेंट दिया हुआ है उसका ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, समझ में आई? गिवन मास अपॉन में क्या? उस एटम का ग्राम एटॉमिक मास। ठीक। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से। याद रखना, अगर कहीं स्मॉल n लिखा मिले तो इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स। तो स्मॉल n इज इक्वल्स टू, हम यहाँ क्या लिख लेंगे? W। W मतलब क्या? गिवन मास, उस एटम का गिवन मास अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास। तो इसको हम लोग क्या लिख लें? ग्राम एटॉमिक मास, यानी GAM। ये फॉर्मूला एकदम धाकड़ है, एकदम सुपर है, बहुत ही बेसिक भी है। मोल की बस हम लोग शुरुआत, पहला फॉर्मूला एक तरीके से आप मान के चलो, जो आपको याद रखना होगा। किस लिए? किसी गिवन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सपोज करो, अगर यहीं लगे हाथ में एक सिंपल सा एग्जांपल देके भी समझा देता हूँ आपको। अगर मेरे से बोले कि बताओ कि 8 ग्राम हीलियम में, 8 ग्राम हीलियम में उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे एटम्स के, मतलब 8 ग्राम हीलियम में उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स होंगे, तो मैं सिंपल बोलूँगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू गिवन मास। आपको कितना दिया गया है? 8 ग्राम। देखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, W मतलब गिवन मास, कितना दिया हुआ है? 8 ग्राम, अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास। अब मैं यहाँ रखूंगा तो ग्राम एटॉमिक मास हीलियम का अभी मैंने आपको पीछे बताया था कितना होता है? 4 होता है। तो 4, अब देखो इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 2 आया। मतलब कि 8 ग्राम हीलियम में 2 मोल हीलियम के एटम्स हैं। समझ में आया? 8 ग्राम हीलियम में हीलियम के कितने एटम्स के मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। ठीक। तो इस तरह से बेसिक प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं मोल को मास के साथ में रिलेट करके। बिल्कुल तगड़ा समझ में आ गया एकदम। अब देखो यहाँ से एक चीज और ध्यान में रखना, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, एकदम दिमाग में चिपका लो। जब भी आप मोल्स की कैलकुलेशन करोगे यूजिंग मास, जब भी आप मास को यूज करते हुए मोल्स कैलकुलेट करोगे, मास को हमेशा किस में रखोगे? ग्राम में रखोगे। किस में हमेशा पुट करोगे? ग्राम्स में। तो यहाँ पे आप लिख लो इस बात को भी कि ऑलवेज यूज मास
इन ग्राम्स, किस केस में? मोल्स के केस में। ठीक, एकदम ध्यान से, ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर जरा सी भी इसमें आपने मिस्टेक की, हो गया काम, गलत हो जाएगा आपका। समझ में आ गई बात? ठीक, ये हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखना कि नंबर ऑफ मोल्स, देखो यहाँ डायरेक्ट बोला है। कभी कभी ना वो हमारा माइंड सेट चेक करना चाहता है एग्जामिनर जो होता है, तो वो मुझे सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स ना बोल के ना एक नया वर्ड चिपका देता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो इसका मतलब कुछ है नहीं, इसका मतलब ना बस वो मेरे सिंपली क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ही पूछ रहा है। तो अगर कहीं आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दिख जाए, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स दिख जाए, नंबर ऑफ ग्राम आयन दिख जाए, इसका मतलब आप क्या समझोगे? नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है मेरे से। ग्राम एटम बोले तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पूछ रहा है, मॉलिक्यूल दिखे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, और अगर ग्राम आयन दिखे तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस पूछ रहा है। बिल्कुल आप ऐसे ही समझोगे। लिख लो इस बात को कॉपी में, बहुत जरूरी है, क्योंकि घुमा फिरा के भी कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ये हो गया एटम्स के फेवर में। चलो, अब अगर कभी मेरे से पूछे कि बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल अगर मुझसे पूछ ले किसी कंपाउंड के, तो बस सिंपली यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस एक डिफरेंट वे में। ये होगा इक्वल्स टू गिवन मास किसका? उस कंपाउंड का, गिवन मास उस कंपाउंड का, अपॉन में यहाँ एटम्स पूछ रहा था तो हम ग्राम एटॉमिक मास रख रहे थे। अब यहाँ मेरे से क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे बस मैं सिंपली क्या रख दूंगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास रखते ही मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल इसी के जैसा सिमिलर फॉर्मूला। तो और हम इसे क्या लिख सकते हैं? n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू गिवन मास जो था, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? W अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अपॉन में GMM मीन्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसी ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम मोलर मास भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? मोलर मास। तो हम इसे वेट या मास अपॉन में मोलर मास लिखकर भी यूज कर सकते हैं। तो n इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन में मोलर मास। ये फॉर्मूला, ये वर्ड आपने सुना होगा आराम से। मोलर मास मतलब एक मोल का मास। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से भी आप सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हो। अरे ये 3 फॉर्मूले नहीं, ये एक ही फॉर्मूला है, बस डिफरेंट तरीकों से लिखा हुआ है। ठीक, ये मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है। मॉलिक्यूलर मास मत लिख देना AMU में, ऑलवेज यूज मास इन ग्राम्स। ठीक, व्हाइल कैलकुलेटिंग मोल्स, इतना याद रखना होगा आपको। तो देखो अब सिंपल यहाँ से आपका ये जो मोल वाला फंडा था, ये किससे रिलेट हो गया? मास से। एकदम सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है ये, आपको जो याद रखना होगा यहाँ पे। ठीक, अगर एटम्स बोले तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स बोले तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ऊपर क्या रखोगे? गिवन मास, और ऑलवेज किसमें? ग्राम में। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि ये वाला भाई साहब जो फॉर्मूला है, ये चाहे सॉलिड हो मैटर, चाहे लिक्विड हो या फिर कोई गैस हो, ये फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई होता है। समझ में आई बात? ये वाला जो फॉर्मूला है वो सबके लिए चलेगा, बिल्कुल एकदम समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक चीज और यहीं पे लगे हाथ जान लेते हैं। अगर मुझे कभी मोल दे दे, समझो ऐसे कि अगर मुझे कभी मोल प्रोवाइड कर दे और मेरे से पूछ ले एटम बताओ कितने होंगे, तो अगर मेरे से कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ ले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और दे क्या दे? मोल दे दे। पार्टिकल मतलब आप देखो एटम भी हो सकता है। पार्टिकल का मतलब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? एटम या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या आयन भी वो मुझसे पूछ सकता है, या फिर आयन। ठीक, तो अगर कभी नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे और क्या देखे? नंबर ऑफ मोल देखे, तो बस मुझे करना क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर देना। ये मल्टीप्लाई करते ही आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल। यार ये वही वाला फॉर्मूला है, देखो एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? Na पार्टिकल होते हैं। तो n मोल्स में कितने पार्टिकल होंगे? n इंटू Na। वही प्रॉब्लम, एक पेन का प्राइस अगर Na रुपीस, तो बताओ n पेन का प्राइस कितना? तो n इंटू Na, बस खत्म काम, मिल गए नंबर ऑफ
पार्टिकल्स यहाँ से हो गया। चलो एक और चीज, एक फ्लो चार्ट मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, एकदम जिसे कहा जाता है रामबाण, मोल का सवाल अगर आए तो उसे सॉल्व करने के लिए कैसे अप्रोच करना होता है हमें, इस चीज को सीखेंगे। फिर उसके बाद कुछ एक का प्रॉब्लम देखते हैं। देखो फ्लो चार्ट जो बता रहा हूँ एकदम ध्यान से देखना। फ्लो चार्ट यहाँ से एकदम सिंपल रास्ता। चलो सपोज करो अपने पास मास है, ठीक है, अपने पास क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और इस मास को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। मास को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में। तो अब देखो मास को मोल में कन्वर्ट करने का बस तरीका क्या था, हम वही वाला अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम वाला। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, n इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन में जो मोलर मास था वो वाला फॉर्मूला। मोलर मास अगर मॉलिक्यूल होगा, एटम हुआ तो एटॉमिक मास। इसको देखते हो मास को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल्स में। समझ में आई बात। अब देखो अगर कभी मुझे मोल से मॉलिक्यूल पूछ ले, बताओ कितने मॉलिक्यूल होंगे, समझ में आई बात। तो देखो मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का आसान रास्ता क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ मोल गिवन हो उसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाएंगे। समझ में आई बात। अब देखो अगर कभी मॉलिक्यूल से पूछ ले कि बताओ इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो बस सिंपली आपको क्या करना होगा, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको मिला है, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इसमें किससे कर दो, एटॉमिसिटी से। अब यार ये तो एक नया वर्ड आ गया, तो चलो पहले लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में किससे मल्टीप्लाई करो, एटॉमिसिटी से। तो आपको क्या पता चल जाएंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, अब एटॉमिसिटी क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। तो देखो बेसिकली एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे ही उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहा जाता है। ठीक है, मतलब एटॉमिसिटी जो होती है ना, वो किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है मुझे ये बताती है। जैसे अगर मैं पूछूं कि बताओ CO2 मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे भाई साहब यहाँ कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम दिख रहे हैं, तो मतलब इसकी टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 3 है, सॉरी एटॉमिसिटी कितनी, 3। तो इस CO2 मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, इंडिपेंडेंट एटॉमिसिटी की अगर बात करें तो बोलोगे कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है क्योंकि उसका एटम 1 है, और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 क्योंकि उसके 2 एटम्स हैं। टोटल एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है। तो अब देखो एक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 3, मतलब 3 एटम उसमें, तो बताओ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ मान लो x है, तो x मॉलिक्यूल्स की कितनी, x इंटू 3। समझ में आ गई बात। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल एकदम सिंपल था, समझ में आ गई बात। चलो अच्छा, कभी कभी देखो आपसे क्या हो सकता है, आपसे सब पार्टिकल्स के बारे में भी पूछ सकता है, जैसे मॉलिक्यूल्स वगैरह दे दें और आपसे पार्टिकल्स के बारे में पूछ सकता है कि बताओ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, कितने प्रोटॉन है, और साथ ही उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं। 0 n 1 से न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो क्या करोगे, इसको करने का तरीका बस एकदम सिंपल है यार। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम ही है, ये पता कर लो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई कर दो, निकल के आ जाएगा आंसर। तो इसको कैसे करोगे, सबको करने का एक कॉमन तरीका यही होगा, सब में क्या पता कर लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बस मालूम हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसको मल्टीप्लाई कर दो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन कितने हैं मॉलिक्यूल में। ठीक, अब देखो इस फ्लो चार्ट का इतना बढ़िया यूज है ना, कैसे बताऊं। इस तरह से अगर सोचो आपको कभी मास दे दे और आपको सीधे पूछ ले नंबर ऑफ एटम्स बताओ,
आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा यार प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। इधर उधर पेन चलाया, गोदागादी किया, एक आध दो पेज बर्बाद करोगे, पकड़ के पेन वेन फेंक के बैठ जाओगे, बोलोगे भाई मुझे नहीं आ रहा समझ में, क्या करूं। क्यों? क्योंकि आपको करेक्ट अप्रोच ही नहीं पता होगा, करेक्ट रास्ता नहीं पता होगा कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व देखो करने का ये फ्लो चार्ट जो है ना करेक्ट तरीका देगा कि अगर कभी आपको मास दे दे और पूछ ले एटम्स बताओ, तो आपको बस क्या करना होगा, सबसे पहले मास को कन्वर्ट कर लेना मोल्स में, देन मोल्स को किस में कन्वर्ट कर लेना, मॉलिक्यूल्स में, देन मॉलिक्यूल्स को फिर किस में कन्वर्ट कर लेना, एटम्स में। और इस तरह से आपका एक सिंपल वे में सिस्टमेटिक अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, इसका रिवर्स प्रोसीजर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर कभी नंबर ऑफ एटम्स देके क्या पूछ ले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, तो अब देखो इधर से इधर हमें चलना है, नंबर ऑफ एटम्स देके क्या पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, ऊपर वाला रिलेशन देखो, ऊपर वाला यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शॉर्ट में लिख देता हूँ इनटू एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी, और यही किसके बराबर है, नंबर ऑफ एटम्स के। अब आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, तो बस एटम्स में इसको इससे यहाँ डिवाइड लगा दो एटॉमिसिटी से, तो क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर एटम से मॉलिक्यूल पूछ रहा है आपको, तो बस सीधे सीधे नंबर ऑफ एटम्स में, नंबर ऑफ एटम्स में किससे डिवाइड लगा दो, डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी। ठीक, तो ये आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो ऊपर वाले कोई देख के आया, नीचे वाला। अब इसी तरह से देखो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मेरे से क्या पूछ ले कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बस आप किससे डिवाइड लगा दो, Na से। देखो इसी से n इंटू में Na, यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, मॉलिक्यूल्स का नंबर दे रहा है, इस वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग देखो n इंटू Na मुझे क्या देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता करने हो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल, तो बस इस Na से मैं इस मॉलिक्यूल में क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो देखो आप मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया बेसिक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर दूंगा, मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है उसमें डिवाइड लगा दूंगा किससे, Na से। मेरा काम हो गया। अब देखो एक फॉर्मूला आपके सामने और तैयार हो गया। अभी तक तो आपने मास से मोल निकालना सीखा, अब आपने जो है नंबर ऑफ पार्टिकल से भी मोल निकालना सीख लिया। समझ में आ गई बात? ठीक। नेक्स्ट अगर आपको मोल दे दे और पूछे मास बताओ कितना होगा, मोल दे के क्या पूछ ले, मास, तो अगेन इसी फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय m, मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। अब आपको पता क्या करना है, ये मास पता करना है, ये W जो है ये पता करना है। तो बस ये W कब मिलेगा, जब मैं n में इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं गिवन नंबर ऑफ मोल्स में, यहाँ पर जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, इसमें इस m से, m क्या है यहाँ पर मेरे लिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल गया, गिवन मास। ठीक। अब ये रिवर्स प्रोसीजर भी सेम आपको सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखो कैसे, अगर आपको कभी नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली देके अब मास पूछेगा तो भी माथा हिल जाता, आपका दिमाग खराब होने लगता है कि यार क्या किया जाए। तो अब सिस्टमेटिक तरीका क्या होगा कि एटम्स को कन्वर्ट कर लो मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर लो मोल में, और देन उसके बाद मोल को कन्वर्ट कर लो मास में। दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक। तो ये फ्लो चार्ट यार मस्त है, आपको रिमेंबर रखना ही होगा। एकदम सुपर डुपर हिट चार्ट है, एकदम सही बता रहा हूँ, ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह। ठीक। तो फट से आप इसको एकदम नोट करो, फिर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मोल को समझने के लिए, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए, तो मोल को मास से रिलेट करने के बाद अब हम जो है प्रॉब्लम्स करते हैं कुछ मोल से रिलेटेड, मास मोल से रिलेटेड, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है। ठीक है। पहली प्रॉब्लम है, हम करते हैं, हमसे कह रहा है कैलकुलेट, आप सब भी साथ साथ नोट करते रहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ atoms in 115 gram of sodium। ठीक है, ये हमारे सामने एक छोटी सी बेसिक प्रॉब्लम है मास मोल से रिलेटेड।
ठीक, कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये है, प्रॉब्लम को पढ़ो, प्रॉब्लम को समझो, ठीक है, बिना समझे कुछ भी मत करो, समझो। तो प्रॉब्लम को अगर आप पढ़ें तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि हमें 115 ग्राम सोडियम दिया है और हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें इसके कितने मोल्स होंगे, मतलब इसके जो एटम्स हैं सोडियम के उसके कितने मोल्स होंगे इसमें, और नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। दो चीजें पूछ रहा है, एक तो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है एटम्स के कि कितने मोल होंगे, दूसरा कितने एटम होंगे, ठीक। दूसरा तरीका, प्रॉब्लम हम समझ गए, दूसरा मेथड ये कि जो भी गिवन डेटा है प्रॉब्लम का उसको नोट करो, ठीक, और साथ में क्या पता करना है ये दिमाग में रखो, ठीक। तो यहाँ पर हमसे वेट हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में, वेट किसका, सोडियम का, तो वेट ऑफ Na यानी मास ऑफ Na कितना हमें दिया हुआ है, 115 ग्राम, ठीक है। ये क्या है, मेरा गिवन मास, क्योंकि ये मुझे यहाँ पर दिया गया है। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके पता करने हैं, सोडियम के, तो N ऑफ Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो फॉर्मूला याद करो, गिवन मास, ऊपर क्या होता था, गिवन मास, तो मेरे मास जो गिवन है वो कितना 115 और ये ग्राम में है तो ग्राम में मैं इसको रख दूंगा, अपॉन में। अच्छा मेरे से क्या पूछ रहा है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स पूछ रहा है, तो मैं यहाँ नीचे क्या पुट करूंगा, ग्राम एटॉमिक मास, और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 23 ग्राम, ठीक। आप सबको याद रखना होगा, ये देगा नहीं प्रॉब्लम में, यहाँ पर आया है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद रखना होगा सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम होता है। तो अब यहाँ मैं क्या रख दूंगा 23, और जब मैं इससे इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो देखो क्लियरली कितने आएंगे मेरे पास, 5 मोल, ठीक। तो इसका मतलब ये कि 115 ग्राम सोडियम में सोडियम एटम्स के कितने मोल हैं, 5 मोल है, मतलब 115 ग्राम में सोडियम एटम्स के 5 मोल्स प्रेजेंट हैं, 5 मोल सोडियम एटम है, ठीक। एक पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली, पहला पोर्शन। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स बताओ इसमें, ठीक है। तो अभी देखो जस्ट मैंने इसके पहले आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले तो यहाँ हमारे लिए पार्टिकल कौन है, एटम। तो हम क्या करूँगा, जो भी मेरे पास मोल दिया हुआ होगा, कितना दिया है 5, उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा Na से, तब मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि एटम यहाँ पे। तो 5 इंटू, अब Na की वैल्यू कितनी रखूंगा, 6 इंटू 10 टू द पावर 23, एक्चुअल वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, बट वो नहीं रखेंगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 6 जा 30, तो देखो 30 इंटू 10 टू द पावर 23, बट ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ी इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए देखो ये 3 इंटू 10 लिखा है, ये 30 क्या लिखा है, 3 इंटू 10, और 10 की पावर 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 10 की पावर 1 क्या होता है 10। अच्छा देखो ये 10 की पावर 1, यहाँ कितना है 10 की पावर 23। अब सिंपल अलजेब्रा, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 23 कितना होगा, 10 टू द पावर 24। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स, ठीक। ये हो गया आपका एक और आंसर यहाँ पर। तो क्लियरली देखो कितनी सिंपल बेसिक प्रॉब्लम थी यहाँ पे हमने जो सॉल्व की, क्या वेट दिया था, बस जो गिवन डेटा था ना उसी की मदद से सॉल्व कर लिया पूरी प्रॉब्लम एकदम। यही होता है यार मोल। अब बताओ इसमें कुछ टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। अब ऐसे ही सिंपल चीजों से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा मोल कब कवर कर लेंगे एकदम पता नहीं चलेगा, ठीक। इसे नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अब हम अपनी सॉल्व करते हैं। अगली जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें हमसे कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन, सबसे पहला 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा 1 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। ये दो प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर गिवन है।
अब देखिए इसमें हमें ये पता करना है कि 1 मिलीग्राम हाइड्रोजन में और दूसरे में 16 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन में उनके कितने मोल्स होते हैं एटम्स के। ठीक, समझ गए प्रॉब्लम? बिल्कुल सिंपल है। चलो हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाली सबसे पहले करते। तो देखो 1 मिलीग्राम हाइड्रोजन, ये क्या है? ये गिवन मास है जो मुझे दिया गया है। वेट ऑफ मतलब गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन, ये मुझे कितना दिया गया है? 1 मिलीग्राम। लेकिन यार जब भी मैं मोल्स कैलकुलेट करता हूँ तो मोल्स कैलकुलेट करते समय मुझे मास को किस में रखना होता है? ग्राम्स में रखना होता है, और किसी भी टर्म नहीं, ना किलोग्राम ना मिलीग्राम, किसी ग्राम में नहीं, किसमें? ग्राम्स में। तो पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि इस मिलीग्राम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और आप रिलेशन में यहाँ पर देखो याद रखोगे कि 1 मिलीग्राम जो होता है वो 10 टू द पावर -3 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है, देखो कहीं पे भी मिली, ये मिली अगर आप सुन लो मिली, तो मिली का मतलब कितना है? 10 टू द पावर -3। अगर आप कहीं पे मेगा सुन लो तो मेगा का मतलब कितना है? 10 टू द पावर 6 होता है। समझ में आ गई बात? ठीक, तो ये हो गया। अब 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू कितना होता है? 10 टू द पावर -3 ग्राम। ये छोटे छोटे कन्वर्जन्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। ठीक, इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए ये तो कन्वर्ट हो गया भाई साहब ग्राम में, अब ये मेरा कन्वर्ट हो गया। दूसरा, अब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स पता करना चाहूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास मेरे लिए कितना हो गया? 10 टू द पावर -3 ग्राम अपॉन में नीचे मुझे क्या रखना होगा? ग्राम एटॉमिक मास, बिकॉज यहाँ हमसे एटम्स की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 1 ग्राम। कितना होता है? 1 ग्राम। तो यहाँ पर 1 ग्राम जब मैं नीचे पुट कर दूंगा तो 1 ग्राम पुट करते ही आंसर कितना आ गया? 10 टू द पावर -3 मोल्स। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा तो कितने मोल? 10 टू द पावर -3 मोल। और 10 टू द पावर -3 का मतलब कितना होता है? 0.0001 मोल्स। 3001 मोल्स। ठीक है, वो एक जीरो ज़्यादा हो गया था, तो 0.001 मोल यहाँ पर है प्रेजेंट सोडियम के किसमें? 1 मिलीग्राम में। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम थी, समझ गए ना? तो इस तरह से कन्वर्जन भी आपसे करा सकता है प्रॉब्लम में। अब देखो एक नेक्स्ट वाली ये जो प्रॉब्लम है सेकंड, 16 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे एटम्स के, ये मैं आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ। करना क्या है? आंसर नीचे बस आपको कमेंट कर देना है। ओके, अगर आपका आंसर सही होगा तो एक हार्ट प्रोवाइड होगा आपको चैनल की तरफ से, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपका आंसर सही है। ठीक है, तो क्या करना है समझ गए? चलो इसको नोट करो, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम और हम सॉल्व करते हैं मोल के ऊपर, छोटी सी एकदम बेसिक प्रॉब्लम है। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम H2। 9 ग्राम H2O में उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? अच्छा, यहाँ पे किसकी बात करेगा ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की, बिकॉज ये कंपाउंड गिवन है और इसमें हमें क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमसे पूछ रहा है कितने होंगे? 9 ग्राम H2O में। बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए आप? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व अब मैं डायरेक्टली आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले ऊपर मुझे क्या पुटअप करना होगा? उसका गिवन मास, जो कि मुझे कितना गिवन है? 9 ग्राम। ठीक है, ग्राम्स में दिया ही हुआ है तो हमें और कुछ इसमें फर्दर कन्वर्जन की जरूरत है नहीं। अपॉन में H2O का अब नीचे मुझे क्या पुट करना होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज अब ये कंपाउंड है ना कि एटम। समझ में आई बात? अब मैं H2O का यहाँ पे फर्स्ट ऑफ क्या कैलकुलेट कर लूँगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज करिए m है तो m इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस में 1 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
इक्वल्स टू 2 इंटू हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 1 ग्राम, तो यहाँ रख दिया 1 प्लस में 1 इंटू ऑक्सीजन का, ये 0 नहीं लिखा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 16। अब ये ग्राम में क्यों, क्योंकि हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ मॉलिक्यूलर मास, ठीक, तो ग्राम में। अब इज इक्वल्स टू देखो 2 + 16, ये कितना होगा मेरे लिए 18 ग्राम, तो इसका मुझे मिल गया क्या यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो कि कितना है 18 ग्राम के बराबर। तो अब मैं उसकी वैल्यू यहाँ पुट अप करूँगा, तो क्लियरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हमारे पास कितना आएगा 0.5, मतलब हाफ मोल्स। ओके, 9 ग्राम वाटर में उसके कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, हाफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गई बात। अब अगर सपोज करो इसी तरह से मेरे से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसी में पूछ लेता, एक और ऐड कर लो इसी में, कि अगर मेरे से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लेता तो हम क्या करते हैं, बस ये सिंपल जो नंबर ऑफ मोल्स मिले 0.5, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते 6 × 10⁻23 से। आप देखो स्मार्ट कैलकुलेशन करने का तरीका ये है कि आप 0.5 को हाफ लिख दो, 1/2 इट मीन्स 0.5, और 2 से इसमें डिवाइड लगा दो तो 3 हो गया, तो ये कितना आ गया 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ में आई बात। तो इस तरह से आप स्मार्टली इस प्रॉब्लम को एकदम सॉल्व कर लोगे। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बताते रहूँगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बीच बीच में, इसीलिए बोलता हूँ एकदम ध्यान से क्लास में देखना करें आप लोग, ठीक है। तो आज की क्लास को हम अपने यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा, मोल के बारे में बेसिक जितने भी टर्म्स थे, मोल क्या होता है, मोल का मतलब क्या है, कैसे उसको रिलेट करते हैं मास के साथ में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। आज की क्लास देखा जाए तो मोल की आगे फर्दर जितनी भी क्लासेस होंगी ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। कारण इसलिए क्योंकि अगर आपको यही बेसिक नहीं आता है ना, तो आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते हो और कुछ भी नहीं आप जान सकते हो, ठीक है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी, आपको लगता है कि यार आज की क्लास में हमने कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे जितना ज़्यादा वीडियो को, नेक्स्ट क्लासेस में आपको उतना ज़्यादा मज़ा आता जाएगा, क्योंकि मेरी एनर्जी उतनी इंक्रीज होती जाएगी आपको मोटिवेट करने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा। टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, घर पर ही रहें, एंजॉय करें, बाय।